तो बच्चों, आज हम रीनीट 2026 के पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले के लेक्चर में हालांकि मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किया था, पता नहीं वो कौन सा सेट था, बट ये जो हमारा सेट है ये हमारा सेट 70 कोड 70 कह लीजिए, सेट 70 कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, वो पेपर है। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं और इसको हम कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को बेसिकली आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन है, कह रहा है अ फोटोन एंड एन इलेक्ट्रॉन इच ऑफ 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, यानी एक फोटोन है और इलेक्ट्रॉन है, दोनों की एनर्जी अपने को सेम दे रखा है। दैट मीन्स हमसे ये कह रहा है कि एनर्जी ऑफ फोटोन और एनर्जी, ये फोटोन है ठीक है ना, और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये दोनों सेम है। दैट इज कितना है, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक, कह रहा है मूव इन ए फ्री स्पेस। ठीक, कह रहा है कि द रिलेशन ऑफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन टू दैट ऑफ द फोटोन इस क्या होगा, यानी बेसिकली हमसे इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम और फोटोन का जो मोमेंटम होगा उसका रेशियो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। और यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन सब की वैल्यू वगैरह दे रखा है। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन तो एक पार्टिकल है जिसके पास अपना मास है, तो अगर आप इलेक्ट्रॉन का पी निकालना चाह रहे हो तब तो यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात आपको होगी नहीं। दैट इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी जो भी कह लीजिए। तो यहाँ पर आप एनर्जी की जगह पर कितना डाल सकते हो, यहाँ पर एनर्जी की जगह मैं सीधा ई डाल देता हूँ, ठीक है ना, जिसकी वैल्यू 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। लेकिन फोटोन का जब आप निकालोगे तो यहाँ पर आपके साथ पंगा होगा, तो फोटोन के लिए आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ का यूज करना पड़ेगा। तो आप कह सकते हो लैम्डा जो होगा फोटोन का, लैम्डा ऑफ फोटोन जो हो जाएगा वो कितने के बराबर, h बाई पी। पी मतलब फोटोन का मोमेंटम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से अगर आप फोटोन का मोमेंटम कैलकुलेट करना चाहते हो, फोटोन का मोमेंटम कैलकुलेट करना चाहते हो, तो दैट विल बी इक्वल टू एच अपॉन कितना हो जाएगा, लैम्डा ऑफ फोटोन हो जाएगा। अब देखिए एनर्जी जो होता है फोटोन का, एनर्जी इज इक्वल टू होता है कितना, एच सी बाई लेमडा। तो अगर आप लेमडा को देखो तो लेमडा की जगह आप एच सी बाई ई रख सकते हो। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि फोटोन का जो मोमेंटम आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू एच। तो ठीक है, यहाँ पर आप एच सी बाई ई पुट करोगे तो ई ऊपर चला जाएगा और एच से एच कटेगा, तो ये आपको आ जाएगा ई अपॉन सी के बराबर। ये आ गया आपका क्या, बेसिकली फोटोन का मोमेंटम आ गया ई अपॉन सी। ठीक, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम और ये हो गया फोटोन का मोमेंटम। दोनों का आपको क्या करना है, रेशियो निकालना है। तो बेसिकली ये आपका हो जाएगा क्या, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम अपॉन फोटोन का मोमेंटम, दैट विल बी इक्वल टू कितना, अंडर रूट ऑफ ये आया था हमारा 2m, m यहाँ इलेक्ट्रॉन का मास है, इंटू ई डिवाइडेड बाय हमारा कितना आ गया, ई अपॉन सी। सी को हम ऊपर भेज सकते हैं और स्क्वायर रूट से अगर हम कट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 इंटू एम डिवाइडेड बाई ई इंटू हमारा हो जाएगा सी। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा दे रखा है कितना, 9 इंटू 10 दी पावर माइनस 31, 9 इंटू 10 दी पावर माइनस 31। और इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो एनर्जी है 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज 20 इंटू 1.6 इंटू 10 दी पावर माइनस 19। और सी की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 10 दी पावर 8। अब इस वैल्यू को अगर हम सॉल्व करेंगे तो आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए अगर आप इस पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर तो एक 10 चला जाएगा और इस जीरो से इस जीरो को काट करके 2 से 2 को कैंसिल आप कर सकते हो। तो फाइनली आपको ऊपर में 9 और नीचे में 16 दिखेगा, जिसका स्क्वायर रूट 3 अपॉन 4 हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस 31 है, नीचे माइनस 19 है, इसको अगर आप कैंसिल करोगे 10 दी पावर माइनस 31 और 10 दी पावर माइनस 19 को अगर आप कैंसिल करोगे तो आपको 10 दी पावर ऊपर में माइनस 12 आएगा, और जिसका स्क्वायर रूट करोगे तो आपको 10 दी पावर माइनस 6 देखने को मिलेगा, इंटू ये 3 है, इंटू 10 दी पावर आपका 8 है। तो फाइनली ये आपको मिल जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 4 इंटू आपको आ जाएगा 10 दी पावर कितना, 2। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये आप कह सकते हो 9/4 इंटू ये आपका हो जाएगा 100, और इससे इसको कट करोगे तो ये 25, और 25 9 आ जाएगा आपका कितना, 225। तो आपका आंसर जो है वो हमारा 4th वाला करेक्ट हो जाएगा। आई होप कितनी बात आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन काफी लेंदी थे, नो डाउट, बच्चे को करने में टाइम तो लगा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दे रखा है, हम क्वेश्चन 2 को जा रहे हैं सॉल्व करने। तो इसमें कह रहा है कि वाटर फ्लोज इन ए स्ट्रीम लाइन मोशन थ्रू ए हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एज शोन इन द फिगर
द प्रेशर डिफरेंस ऑफ द वाटर बिटवीन P एंड Q। ये दो पॉइंट है हमारे पास, यहाँ P है और यहाँ Q है, इन दोनों का प्रेशर डिफरेंस अपने को दे रखा है कितना, 15 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट P एंड Q, P पर जो एरिया है, यहाँ का एरिया हमारा 40 है और यहाँ का एरिया हमारा 20 है सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द पाइप इन सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड इस क्या होगा। देखिए रेट ऑफ फ्लो मतलब क्यू हमसे पूछ रहा है, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय पर यूनिट टाइम, ठीक है ना। और अगर आप वॉल्यूम की बात अगर यहाँ करोगे जब लिक्विड फ्लो करता है तो होता है एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू टाइम डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये और ये कट जाएगा, ये आप कह सकते हो एरिया इंटू वेलोसिटी। तो आप या तो यहाँ पर एरिया इंटू वेलोसिटी लगा दो, यहाँ से मिल जाएगा, या फिर यहाँ का एरिया इंटू वेलोसिटी लगा दो, दो में से कहीं पर भी आप अप्लाई कर दो, आपका आंसर सॉल्व होकर के आ जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें या तो यहाँ की वेलोसिटी मिल जाए या यहाँ की वेलोसिटी मिल जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सबसे पहले अगर सॉल्व लगाते हैं तो हमें मिलेगा a1v1 इज इक्वल टू कितना, a2v2। अगर हम a1 की वैल्यू को 40 ले लेते हैं, 40 इंटू V1 इज इक्वल टू A2 हमारा कितना हो जाएगा, A2 है हमारा 20 है, तो 20 इंटू हो जाएगा V2। तो बेसिकली हम कह सकते हैं V2 इज इक्वल टू हमारा 2V1 आ जाएगा, ठीक है ना। V2 इज इक्वल टू, यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसे लिख देता हूँ नहीं तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। बेसिकली 2V1 इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, V2 आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात तो आ गई समझ में हमें, बट V1 की एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो हम अगला यूज करेंगे बर्नौलीज का। ये एक हॉरिजॉन्टल पाइप है तो हम कहेंगे P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू हो जाएगा P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर। तो ये हमारा आ जाएगा क्या, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ रो, ये हो जाएगा V1 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा V2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर P1 माइनस P2 मतलब दोनों प्रेशर का डिफरेंस जो कि हमें दे रखा है कितना, 15 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू हाफ इंटू रो, वाटर की डेंसिटी होती है हमारी 1000, और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर है जो जिसको कि हम V1 प्लस V2 और V1 माइनस V2 भी लिख सकते हैं। बट हम क्या करेंगे, V2 को हम बेसिकली रिप्लेस कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, V1 का स्क्वायर माइनस V2 की जगह 2V1 डालेंगे अगर हम, तो V1 की जगह अगर हम 2V1 डालेंगे तो हमारा ये कितना आ जाएगा, 4V1 का स्क्वायर आ जाएगा, 4V1 का स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर P1 जो है, P1 माइनस P2 जो मैं किया हूँ, तो P1 की वैल्यू हमारी कम आनी चाहिए, तो ये वैल्यू हमारा -15 लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो ये फाइनली जो हमारा आ जाएगा कितना आ जाएगा, -15 इज इक्वल टू 2 से इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 500 इंटू हो जाएगा -3 V1 का स्क्वायर। ये माइनस और माइनस को आप कैंसिल कर दो और 3 से इसको काटोगे तो ये 5 हो जाएगा। तो बेसिकली आप कह सकते हो 1 या फिर ऐसा कह लीजिए 5/500 विल बी इक्वल टू हो जाएगा कितना, V1 का स्क्वायर। और यू कैन से कि योर V1 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/100 का स्क्वायर रूट, दैट इज इक्वल टू 1/10। तो यहाँ से हमारा V1 जो आ गया वो कितना आ गया, 1/10। अब हमें Q निकालना है तो Q की जगह हम क्या करेंगे, A1 इंटू V1 रख सकते हैं, ठीक है ना। तो A1 की जो हमारी वैल्यू है वो कितनी है। अच्छा ये सारा काम जो हम किए हैं मीटर पर सेकंड में किए हैं, ध्यान रहे। तो A1 की वैल्यू जो अपने को दे रखा है वो कितना दे रखा है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो ठीक है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और V1 हमारा मीटर पर सेकंड में आया है तो 1/10, और मीटर पर सेकंड को हमें सेंटीमीटर पर सेकंड अगर बनाना है तो हम इसको 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये बन जाएगा हमारा क्या, सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। इससे इसको काट देंगे तो ये हमारा बेसिकली आ जाएगा 400 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड आ जाएगा। और इस हिसाब से हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या था, ये एक डिस्क था और इसी डिस्क में, अच्छा ये डिस्क जो है ये कोई इसकी खुद की ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। और यहाँ पर एक पॉइंट है A और ये पॉइंट है आपका B, और A और B के बीच में इस डिस्क का एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो जब ये खुद के किसी पॉइंट, खुद के प्लेन में किसी पॉइंट के अबाउट अगर निकालना होता है तो वैसे सिचुएशन में इसका जो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू होता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास प्लस होता है कितना, R क्रॉस M इंटू VCOM।
ऐसा होता है। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी यहाँ पर जीरो है, तो ये वाला पार्ट तो जीरो हो जाएगा। और ये सेंटर ऑफ मास का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो चाहे पॉइंट ए हो या बी हो, बाहर में कोई पॉइंट सी डी कुछ भी हो, सबका एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट, चाहे ये सी हो डी हो कुछ भी हो, सबके अबाउट सेम होता है। तो बेसिकली ए और बी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम सेम आएगा। तो एल ए अपॉन एल बी की जब आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपको 1:1 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा थर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कह रहा है कंसीडर ए लॉन्ग सोलेनॉइड। एक लॉन्ग सोलेनॉइड है ये आपका, और इसमें कह रहा है कि इसकी लंबाई जो आपको दे रखा है वो एल दे रखा है, एंड रेडियस इसका स्मॉल आर है, इसका रेडियस स्मॉल आर है। इफ एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड म्यू नॉट इज द परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, देन द इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड क्या होगा। तो इंडक्टेंस एल की जो वैल्यू होती है वो होता है म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर इंटू एरिया इंटू लेंथ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये सब कुछ तो दिख रहा है, बस हमें एरिया को बस रिप्लेस कर देना है। तो म्यू नोट इंटू एन स्क्वायर इंटू एरिया को हम पाई आर स्क्वायर इंटू एल डाल सकते हैं। तो म्यू नोट इंटू पाई, ये आप ऑप्शन 2 को अगर देखोगे तो ये कुछ म्यू नोट इंटू पाई एन स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इंटू एल, यानी दैट मीन्स हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 में द टेम्परेचर ऑफ ए मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज इंक्रीज्ड बाय अ स्मॉल अमाउंट डेल्टा टी इफ द लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द मेटल इज अल्फा, देन द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन द वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन हमसे पूछा है। तो डेल्टा वी जो होता है वो हमारा होता है गामा वी डेल्टा टी के बराबर। तो ये हम कह सकते हैं गामा इंटू वी की जगह पर तो आप 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर का क्यूब इंटू डेल्टा टी डाल सकते हो, और साथ ही साथ गामा की जगह पर आप अल्फा आपको दिया हुआ है, लीनियर एक्सपेंशन दिया हुआ है, तो गामा की जगह आप 3 अल्फा पुट कर सकते हैं। ये हो जाएगा 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर का क्यूब इंटू डेल्टा टी। 3 से 3 कट जाएगा, यू कैन से दिस विल बी 4 इंटू हो जाएगा हमारा पाई इंटू आर का क्यूब इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। ये हमारा डेल्टा वी निकल करके आ जाएगा, और इस हिसाब से हमारा ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट का क्वेश्चन है, और यहाँ पर दिया हुआ है कि ये जो 2 रेसिस्टर लगे हुए हैं, यहाँ पर सीरीज में लगा हुआ है और यहाँ पर पैरेलल में लगा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर एक रेसिस्टर ऐसा है जिसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस माइनस में है और एक का प्लस में है। ठीक, तो कह रहे हैं कि जब इसमें करंट फ्लो करेगा तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो जाहिर सी बात है, जब आप सीरीज में कनेक्शन करते हो तो सीरीज में अगर आपका ये कनेक्शन है तो यहाँ पर जब आप R इक्विवेलेंट देखते हो तो दैट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है। अब एक का प्लस में एक का माइनस में और दोनों का अल्फा सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप इस R1 की जगह पर जो लिखोगे R0 इंटू 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी, और प्लस जब करोगे R2 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, तो ये वैल्यू आपको फिक्स मिलने वाला है, दैट इज ये भी R0 है, तो दैट इज इक्वल टू R0 प्लस आपको R0 मिलेगा, दैट इज 2R0। तो बेसिकली ये टेम्परेचर पर इसका रेसिस्टेंस डिपेंड ही नहीं करेगा, और जब टेम्परेचर पर इसका रेसिस्टेंस डिपेंड नहीं करेगा तो इसमें जो करंट होगा वो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, यानी ए में जो करंट होगा वो कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर देखिए बी को भी हम देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ए में कांस्टेंट यहाँ भी है और ए में कांस्टेंट यहाँ पर भी है, तो या तो हमारा ऑप्शन 1 सही होने वाला है या 2 सही होने वाला है। तो हम क्या करते हैं, जरा बी के बारे में सोचते हैं। तो बी में अगर आप ध्यान से देखो तो ये पैरेलल में लगा हुआ है, ये यूं लगा हुआ है, तो यहाँ पर अगर आप आर इक्विवेलेंट निकालते हो तो ये होता है R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय हो जाएगा R1 प्लस R2। तो ये वाली वैल्यू तो कांस्टेंट रहने वाली है R1 प्लस R2, लेकिन R1 इंटू R2 के बारे में बात करो तो एक वैल्यू बढ़ रहा है और एक वैल्यू घट रहा है। ठीक है ना, तो अगर R1 मान लीजिए कि डिक्रीज कर रहा है और R2 इंक्रीज कर रहा है, तो बेसिकली इसका प्रोडक्ट जो होगा वो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं छोटा होता जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे कहता हूँ कि दोनों R1 और R2 की वैल्यू सपोज कर लीजिए कि कितना है, 5 और 5 है, तो 5 और 5 का जब आप प्रोडक्ट करोगे तो 25 आएगा, लेकिन 5 को जब आप कम करके सपोज इसको 4 कर दो और इसको 6 कर दो तो ये आपको प्रोडक्ट 24 मिलेगा। अगर आप इसको और कम कर दो, इसको 3 और इसको 7, तो ये 21 हो जाएगा। तो बेसिकली एक घट रहा है और एक बढ़ रहा है, तो दोनों का प्रोडक्ट हमारा घटता चला जाएगा। तो बेसिकली हम कहेंगे रेसिस्टेंस की वैल्यू घटती चली जाएगी, और रेसिस्टेंस अगर घटेगा तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी। तो हम कहेंगे IA जो है हमारा कांस्टेंट रहेगा, लेकिन IB की वैल्यू बढ़ेगी, दैट मीन्स हमारा ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 में बीम ऑफ लाइट फॉल्स on a metal surface such that the photoelectrons are generated. If power of the light source start to increase linearly with time t, then the variation of the photoelectric current, power यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है,
पावर डिक्रीज कर रहा है। अच्छा, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए सबसे पहली बात तो अगर ये मेटल का सरफेस है और इस मेटल के सरफेस पर ये लाइट हमारी फॉल कर रही है तो इसके पावर से स्टॉपिंग पोटेंशियल को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। इसको मतलब होता है मेटल से, तो लाइट ज़्यादा पावर की आ रही है कम पावर की आ रही है, स्टॉपिंग पोटेंशियल को कोई मतलब नहीं है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तो कांस्टेंट रहेगा और कांस्टेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन सेकंड में दिख रहा है, तो यही दो में से कोई एक सही होने वाला है। अब देखिए क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है कि पावर डिक्रीज कर रहा है। अगर पावर डिक्रीज कर रहा है इसका मतलब है कि इंटेंसिटी जो है वो हमारा डिक्रीज कर रहा है। और हमने पढ़ा है कि हमने एक ग्राफ पढ़ा है कि ये अगर हमारा करंट है, ये हमारा करंट है और ये हमारी इंटेंसिटी है, तो करंट और इंटेंसिटी ऐसा डायरेक्टली चलता है, यानी अगर इंटेंसिटी बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, इंटेंसिटी घटेगा तो करंट भी घटेगा। तो चूंकि पावर डिक्रीज कर रहा है तो इंटेंसिटी डिक्रीज करेगा, इंटेंसिटी डिक्रीज करेगा तो करंट डिक्रीज करेगा। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट होने वाला है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा बट करंट हमारा डिक्रीज कर जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारा जो है यहाँ पर जेनर डायोड का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। और इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो कह रहे हैं एक आइडियल जेनर डायोड है विद ब्रेकडाउन वोल्टेज -3 वोल्ट है, इज इन रिवर्स बायस में लगा हुआ। ये तो खैर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि यहाँ का वोल्टेज मैग्नीट्यूड वाइज देख लीजिए 5 है और यहाँ का 3 है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ का वोल्टेज 2 वोल्ट हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन 3 जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें तो कुछ ज़्यादा था ही नहीं सोचने वाली बात, ठीक है ना। तो खैर 9 नंबर क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं, करें द मेजरमेंट ऑफ ए विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड यूजिंग टर्मिनल वेलोसिटी एक्सपेरिमेंट spherical balls of the same radius but having different densities are used। तो कह रहे the variation of the terminal velocity v with the ratio of the density of the sphere ball sigma टू द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड रो। अच्छा, तो देखिए अगर आप टर्मिनल वेलोसिटी का एक फॉर्मूला हम रटाते हैं बच्चों को, जनरली ये याद होगा आपको, 2/9 होता है r², और जो भी बॉडी की डेंसिटी है, जो भी स्फीयर की डेंसिटी, यहाँ पर सिग्मा है तो सिग्मा माइनस लिक्विड की डेंसिटी जो कि रो है इनटू जी, इतने के बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी होता है। अब यहाँ पर देखिए कि अगर आपको यहाँ पर आपको जो ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ आपको किसका दिया हुआ है, टर्मिनल वेलोसिटी और सिग्मा बाय रो का है। तो अगर सिग्मा बाय रो इज इक्वल टू 1 हो जाता है, इसका मतलब सिग्मा बाय बराबर रो हो जाएगा। और अगर ये आपका सिग्मा बाय रो की वैल्यू यहाँ पर 1 है तो इसका मतलब सिग्मा रो के बराबर है। तो यहाँ पर अगर सिग्मा और रो की वैल्यू इक्वल डालोगे तो अगर आपका सिग्मा बाय रो इक्वल टू 1 है, मतलब सिग्मा इज इक्वल टू रो है, तो आपको टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू 0 मिलेगी। इसका मतलब ग्राफ तो यहाँ से शुरू होगा, इतनी बात हमें समझ में आ रही है, ठीक। अब सिग्मा बाय रो की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी, अगर सिग्मा बाय रो की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होता है, 1 होता है। अरे यार मैं ये बार बार क्यों लिख देता हूँ, सिग्मा बाय रो अगर ग्रेटर देन 1 हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि सिग्मा माइनस रो इंक्रीज होगा, ये पूरा टर्म इंक्रीज होता जाएगा। और जब ये पूरा टर्म इंक्रीज होगा तो टर्मिनल वेलोसिटी बढ़ेगी, तो इसका मतलब 1 पर तो 0 रहेगा और यहाँ से हमारी वेलोसिटी इस तरीके से इंक्रीज करेगी। तो दैट मीन्स मुझे जो करेक्ट आंसर दिख रहा है वो ऑप्शन हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हम डिस्कस करते हैं और उसके बाद आज का वीडियो हम अरे यार बड़ा हो जाए भाई, अरे यार कहाँ से बड़ा होगा ये, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 करके ये लेक्चर यहीं पर हम एंड करेंगे, फिर अगले वीडियो में हम अगला 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके साथ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि 2 प्लेनेट P1 एंड P2 विद इक्वल मास इक्वल है, हैव रेडियस R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली, वेयर R2 के बारे में हमें रिलेशन दिया हुआ है R1/2 है, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ P1 एंड P2 और V1 एंड V2 रेस्पेक्टिव, देन V2/V1 हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए अगर आप एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला याद करो तो V बराबर होता है √2gm डिवाइडेड बाय r होता है। तो यहाँ पर मास के बारे में डेटा है क्वेश्चन में, इक्वल मास यहाँ पर सेम है, बस रेडियस इसका अलग हो रहा है, तो हम g तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो हम ये कह सकते हैं बेसिकली v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√r हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं ये कहूँ कि अगर मुझे V2/V1 पता करना है तो दिस विल बी इक्वल टू हो जाएगा √R2/R1। और अगर क्वेश्चन में देखो तो क्वेश्चन में आपको R2 बराबर जो आपको दिया हुआ है R1/2 दिया है, तो इसका मतलब R2/R1 जो आएगा ये 1/2 आ जाएगा। तो R2/R1 की जगह अगर आप 1/2 डाल देते हो तो ये आ जाएगा √1/2, या फिर आप इसको 1/√2 टिक कर सकते हो। दैट मीन्स आपका ऑप्शन सेकेंड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।